प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, तो मनुष्य का पाचन तंत्र होता क्या है? तो इसमें देखिए क्या होता है कि आहार नाल और इनसे संबंध पाचन ग्रंथियां। ठीक है, आहार नाल जो होता है ये देख रहे हैं ना, आहार नाल अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर में लगभग 10 मीटर लंबी कुंडलित रचना होती है। ठीक है, 8 से 10 मीटर लंबी, ये 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित रचना होती है, जो मुख गुहा से शुरू होकर, ये मुख गुहा देख रहा ना, ये मुख जो देख रहा ना, यहाँ से शुरू होकर मल द्वार तक आती है। मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक रहती है, फैली होती है, मल द्वार तक फैली होती है। ठीक है, और इससे संबंधित पाचक ग्रंथि। देखिए पाचक ग्रंथि क्या है? पाचक ग्रंथियों में पाचक रस स्त्रावित होते हैं और उन्हीं के कारण भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो इसमें हम सबके बारे में एक करके सबके बारे में आपको बताएंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, और इसमें पाचक क्रिया है ना, पाचन की जो क्रिया होती है, ये सब मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी आहार नाल यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो आपका पाचन ग्रंथियां हैं इसमें जो भोजन का पाचन करती है, पाचन कैसे करती है, तो उसमें पाचक रस स्त्रावित होते रहता है जिनसे पाचन होता है। तो ये सब पूरी क्रिया मिलके क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी आहार नाल का। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मनुष्य के आहार नाल के बारे में। देखिए मनुष्य में ही नहीं, सभी उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसमें भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है। ठीक है, जो आहार नाल कहलाता है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है। यह एक कुंडलित रचना होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है, यानी यह मुख से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी अंगों के बारे में जानेंगे, मुख से लेके जहां तक ये मल द्वार तक जितने भी अंग आते हैं उन सबके बारे में एक एक करके देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मुख गुहा की बात करते हैं। तो मुख गुहा जो है आहार नाल का पहला भाग है ना, ये वाला जो देख रहे हैं ना, मुख जो देख रहे हैं ना, इसको मुख गुहा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पहला भाग होता है। यह ऊपरी और निचली जबड़े से घिरा होता है। देख रहे हैं ना, मुंह में जबड़ा होता है ना ऊपर नीचे। ठीक है, मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होता है ना, मांस के बने हुए होठ बंद करने के लिए। मुख गुहा में क्या होता है, तो आपका जीभ और दांत होता है। आप देखते हैं ना कि मुख के अंदर क्या होता है, जीभ और दांत होता है। तो हम लोग समझते हैं पहले कि जीभ का क्या कार्य है और फिर दांत का क्या कार्य होगा। तो जीभ जो होता है मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है, मांस की बनी हुई रचना है ना। इसका आकार, इसका अगला सिरा स्वतंत्र, यानी कि आगे का देखते हैं ना, आप बोलते हैं या कुछ खाते पीते तो आगे का सिरा जो स्वतंत्र होता है पूरा इधर उधर हिलता है, लेकिन पिछला सिरा क्या होता है, फर्श से जुड़ा होता है ना, सतह से जुड़ा रहता है ना पिछला सिरा। जीभ के ऊपर की सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिया कहते हैं। देखे होंगे ना आप जीभ पे, जीभ देखे होंगे तो जीभ दिखेगा ना, छोटे छोटे बिंदु ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ये स्वाद कलियां कहलाती हैं। ठीक है, इस तरह की कलियां होती हैं, स्वाद कलियां होती हैं। आप देखते ना कभी आप कहते हैं जीभ पक गया है। ठीक है, तो जीभ पकने का देखते हैं ना, उसमें जो ऊपर उभर जाती है वो स्वाद कलियां ही उभर जाती है, जिसके कारण आपको कोई भी कम तीखा चीज भी ज्यादा तीखा पता चलता है। ठीक है, तो वो स्वाद कलियां होती है। तो ये स्वाद कलियां क्या करती है, तो आप कोई भी भोजन करते हैं तो उसमें मीठा, खारा, खट्टा, है ना, कड़वा, इसका ज्ञान आपको इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा होता है। ठीक है, और जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में भी मदद करती है। जीभ जो होता है अपनी गति द्वारा क्या करती है, तो भोजन को निगलने में भी मदद करती है। देखते हैं ना, अब भोजन को निगलने के लिए क्या करते हैं, जीभ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हम लोग कुछ ध्वनि बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं तो हम लोग जीभ की ही मदद से उस शब्द को बोल पाते हैं। अगर जीभ आप पकड़ के बोलना की कोशिश करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जीभ के ऊपर नीचे इधर उधर जाने से ही आप वर्ड को सही सही बोल पाते हैं। ठीक है, समझ के जीभ का कार्य। अब देखते हैं कि दांत का क्या कार्य है।
तो आप देखते हैं कि मुख गुहा जो होता है ना, मुख गुहा के ऊपरी और निचले जबड़े पे दांत व्यवस्थित रहते हैं। देखते हैं ना, ऊपर दांत कहाँ होता है, तो ये मुख गुहा के ऊपरी जबड़े पे और निचले जबड़े पे दांत व्यवस्थित रहता है। देखे होंगे प्रत्येक दांत जबड़े की मसूड़े से जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि मसूड़े ऊपर जबड़ा होता है ना, जबड़े के मसूड़े से जुड़ा रहता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है वो जड़ कहलाता है, और वह भाग जो मसूड़े से ऊपर होता है उसको सिर या शिखर कहते हैं। ठीक है, जो अंदर धंसा रहता है ना, मसूड़े में दांत अंदर धंसा रहता है ना, तो उस भाग को जड़ कहते हैं, और जो बाहर निकला होता है उसको सिर कहते हैं। जड़ और शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। ठीक है, आप देखते हैं ना कि वह हिस्सा जहाँ पे मतलब जबड़े के एकदम सटे वो भाग को क्या कहते हैं, जो दांत वहां से बाहर रहते हैं उसको गर्दन कहते हैं। कहना है मतलब जैसे एक इंसान में सोचते ना पैर, शिखर और गर्दन, उसी तरह इसमें भी दांत के अंदर देखते हैं ना, तो जो अंदर जो मसूड़े के अंदर जो धंसा होगा, जैसे एक दांत हो गया, तो ये अंदर वाले भाग को जड़ कहेंगे, और इस वाले भाग को गर्दन कहेंगे, और ये ऊपर वाले को सिर कहेंगे या शिखर कहेंगे। समझिए। अब देखिए प्रत्येक दांत के भीतर एक मजा गुहा होता है। ठीक है, और इस पर क्या होता है कि इसके ऊपर जो होते हैं, है ना, मजा गुहा के ऊपर जो होते हैं वो डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, मजा गुहा के ऊपर डेंटाइन होते हैं। वो डेंटाइन क्या करते हैं, जो दांत को क्या करते हैं कि अधिकांश भाग यही तैयार करते हैं। डेंटाइन ही दांत के अधिक भाग को तैयार करते हैं। ठीक है, जो डेंटाइन क्या होता है, तो दांत के अधिक भाग को यही तैयार करता है। ठीक है, और यह जो होता है हड्डी से भी ज्यादा कड़ा होता है। ये क्या होता है, हड्डी से भी ज्यादा कड़ा होता है और पीले रंग का होता है। कौन, डेंटाइन पीले रंग का होता है। और डेंटाइन के ऊपर जो होता है एक इनामेल, है ना, इनामेल की एक कड़ी परत चढ़ी रहती है। ठीक है, डेंटाइन के ऊपर क्या होता है, तो इनामेल की एक कड़ी परत चढ़ी होती है जो दांतों की सुरक्षा करता है। और हम लोग दांत का कब प्रयोग करते हैं, तो काटने और चबाने के कार्य में हम लोग दांत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि प्रत्येक दांत के भीतर एक मजा गुहा होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, डेंटाइन होते हैं। और ये डेंटाइन क्या करते हैं, तो डेंटाइन एक हड्डियों से भी कड़ी होती है और पीले रंग की होती है, और इनके ऊपर क्या होता है, तो इनामेल होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब दांत जो होता है आपका डेंटाइन का ही बना होता है। इसके ऊपर जो होता है इनामेल की कड़ी परत होती है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। और हम लोग दांत का क्या इस्तेमाल करते हैं, तो काटने, चबाने आदि के इस्तेमाल में हम लोग करते हैं। तो एक व्यस्क मनुष्य में बात करें तो कितने दांत होते हैं, तो आपको तो पता ही होगा 32 दांत होते हैं ना। अब देखिए दांत 4 तरह के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अब देखिए इसके कार्य के अनुसार इसका नाम दिया गया है। पहला है कतरनक, पहला होता है कतरनक, ये ना है आपका कतरनक, है ना। अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं इंसिसर, इंसाइजर, इंसाइजर। ठीक है, इसको इंसाइजर कह सकते हैं। दूसरा भेदक होता है, दूसरा क्या होता है, भेदक। भेदक को अंग्रेजी में कह सकते हैं कैनाइन, कैनाइन, कैनाइन। ठीक है, तीसरा आपका होता है, तीसरा जो होता है उसको कहते हैं अग्र, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक क्या कहलाता है, तो अग्र चवर्णक को अंग्रेजी में कह सकते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। ठीक है, और चौथा हम लोग यहां लिख देते हैं, चौथा जो होता है वो होता है चवर्णक, चवर्णक यानी कि मोलर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे अंदर दांत होते हैं। तो ये कतरनक जो होता है ये आगे की तरफ होता है, जो हम लोग आगे 4 दांत देखते हैं ना, आगे आगे के हिस्से में, शुरू में, बीच में, उसको कतरनक कहते हैं। उसके बीच में ये 4 जो होते हैं थोड़े नुकीले जो दांत हुए रहते हैं, दांत देखे होंगे ना अपने दांत में, तो जो नुकीले दांत होते हैं उनको भेदक कहा जाता है। ठीक है, यानी अंग्रेजी में कैनाइन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा जो होता है अग्र चवर्णक, आगे की तरफ उसके थोड़ा आगे बढ़िएगा, यानी भेदक के पास जो थोड़ा सा ऊंचे बाहर निकले होते हैं, भेदक, है ना, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये अग्र चवर्णक क्या होता है, उसके बगल में मौजूद होते हैं, और उसके बाद जो अंदर की तरफ जो होते हैं वो चवर्णक होते हैं, वो चबाने के कार्य करते हैं। ठीक है, तो शुरू में देखे होंगे आप
काटने का काम अगला दांत करता है, और भेदने का दांत, यानी कभी चिकन मटन खाते हैं तो आप देखते हैं ना, वो जो भेदक दांत पे ही आप उसको खींचते हैं, ठीक है ना। तो ये सब होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इनको कैसे बांटा गया, उनके कार्य के अनुसार इनको 4 भागों में बांटा गया है। याद है हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए थे ना कि हमारे दांतों का जो पीएच मान होता है, वो पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है, यानी कि हम लोग का मुंह जो होता है अम्लीय होता है। तो देखिए हम लोग अब बात करेंगे दंत अस्थिक्षय के बारे में। दंत अस्थिक्षय यानी डेंटल कैरीज क्या होता है, ठीक है। तो जब हम कोई भी मीठा चीज खाते हैं, या कोई जैसे मिठाई हुआ, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं, तब खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, तब उन चीजों हमारे दांतों से चिपक जाती है, ठीक है। दांतों से चिपक जाए और लंबे समय तक दांतों से चिपक जाएंगी तो अम्लीय होते जाएगा ना। तो इसमें स्थित शक्कर जो होता है, शक्कर यानी शुगर की बात हो रही है, पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके अम्ल बना देते हैं, वो अम्लीय हो जाता है ना, और लंबे समय तक रहने से वो अम्लीय हो जाएगा। यह अम्ल दांतों की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया करके उन्हें नरम बना देता है, ठीक है। ये नरम बना देता है बाहरी परत को, है ना। तो जब बाहरी परत नरम बन जाएगी तो धीरे धीरे स्थान पे क्या होगा, छिद्र बन जाएगा, और वही छिद्र जो होता है ना, जिसे दंत अस्थिक्षय कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग डेंटल कैरीज कहते हैं, समझ गए। अब दूसरी बात आती है दंत प्लाक की, यानी डेंटल प्लाक क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो जब बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांतों पर चिपककर एक नरम परत का निर्माण करते हैं, जब इसे अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता है, तब यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना लेते हैं, और हमारा दांत कैसा लगता है, पीला नजर आता है ना। तो यह परत जो होता है दंत प्लाक कहलाता है, ठीक है। ये परत क्या कहलाता है, दंत प्लाक। तो ये जो छिद्र बनेगा वो दंत अस्थिक्षय, और जो परत जमता है उसको क्या कहता है, दंत प्लाक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि दांत को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अगर दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, दांत में दर्द वगैरह भी शुरू हो जाता है, ठीक है, और दांत सड़ने लग जाते हैं, यानी कि उस पे दंत अस्थिक्षय हो जाता है ना। चलिए, तो ये समझ गए यहाँ से। अब देखिए आप ये सोचे होंगे ना कि हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन तो करते हैं तो उसमें मुख के अंदर लार भी आ जाता है ना। लार आप समझते हैं ना, जो भोजन के साथ सन के अंदर जाता है हमारे अंदर, ठीक है। तो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। मनुष्य में क्या होता है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये क्या होती है, 3 जोड़ी होती है, ठीक है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, तो पहले बात करें तो पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि, और ये क्या काम करती है, तो इनसे लार स्रावित होता है। दूसरा होता है आपका सब मैंडिबुलर, है ना, लार ग्रंथि, ठीक है। और तीसरा होता है आपका सब लिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, तो इनसे लार स्रावित होता है, जो हमारे भोजन के साथ सनकर आगे बढ़ता है, ठीक है। इनमें से लार स्रावित होता है, लार निकल के क्या होता है, नलिकाओं में लार निकल के आपके मुख में आता है, और उसी से वो आपका भोजन को सन जाते हैं, और सन के वो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहीं पे मुख में से ही आपके पाचन की क्रिया शुरू रहती है। पहले दांत उनका भेदन करते हैं, और लार उनके साथ मिल जाता है, मिक्स कर देता है उसको, ठीक है। तो दांत क्या होता है, चबाकर उसको भेदन करके छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि चिबा चिबा कर खाना चाहिए, ठीक है। और फिर ये ग्रंथियां क्या करती है, उसमें लार के साथ मिक्स हो जाती है और आगे बढ़ती है। तो चलिए अभी इसमें आगे देखते हैं। तो मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा का अगला भाग जो होता है आपका ग्रसनी होता है, ठीक है। मुख गुहा का पिछला भाग, यहाँ जब मुख गुहा होगा इसके बाद कहाँ आएगा, लार से इसमें है ना, ये देख रहे हैं ना, लार ग्रंथि है, यहाँ से लार स्रावित होगा, और ये क्या होगा, तो वहां से भोजन आगे बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, तो ग्रसनी में जाएगा, ठीक है। तो ग्रसनी में क्या होता है कि ये मुख गुहा का पिछला भाग होता है, इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार, यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे 2 छिद्र हो जाते हैं, ट्रैकिया देख रहे हैं ना, इसके जस्ट ऊपर यहीं पे 2 छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। ये 2 भाग में बटे होते हैं। तो कैसे छिद्र होते हैं आपको बता देते हैं। तो निगल द्वार जो होता है, जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। ये कहाँ खुलता है, आहार नाल के अगले भाग, यहाँ देख रहे हैं ना, ग्रास नली, इसमें आ जाता है, ठीक है। और कंठ द्वार जो होता है, जो श्वास नली में खुलता है, ये कहाँ खुलता है, श्वास नली, ठीक है। तो अब मान लीजिए जब भोजन करिएगा, तो भोजन जब यहाँ से अंदर आएगा, तो ये अंदर आने के बाद ये किस नली में जाएगा, तो आपको पता है कि आहार नाल के इस भाग में, यानी निगल द्वार से जाएगा,
तो निगल द्वार में कैसे जाएगा, वहां तो 2 छिद्र है ना। तो देखिए वो छिद्र को कौन किस तरह से बंद किया जाता है। तो देखिए कंठ द्वार के आगे एक पतली पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाती है। ये क्या कहलाती है, एपिग्लोटिस कहलाती है। तो जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है। क्या होती है, कंठ द्वार को ढक लेगी। जब यहाँ 2 छिद्र है तो एक छिद्र बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा तो भोजन कहाँ जाएगा, निगल द्वार में। ठीक है, तो ये एपिग्लोटिस ही क्या कर लेती है, कंठ द्वार को ढक लेती है, जिससे भोजन उसमें कण नहीं जा पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खाते समय नहीं बोलना चाहिए। जब खाते समय जब आप बोलिएगा तो ये कंठ द्वार से एपिग्लोटिस हटेगा, और एपिग्लोटिस जब हटेगा तो भोजन के कण कंठ द्वार में जाएंगे। कंठ द्वार में जब जाते हैं तो पता है क्या होता है, तो आप कहते हैं ना कि भोजन करने के बाद आप कहते हैं सरक गया है ना, कहते हैं ना कि भोजन जो है सरक, आपको कहते हैं ना, कोई याद करता है तो ऐसे सरकता है भोजन। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि जब आप भोजन करिएगा, भोजन के क्रम में जब आप बोलिएगा भोजन करने के क्रम में, तो ये एपिग्लोटिस जो होता है कंठ द्वार से हट जाता है, और हट जाने के कारण क्या होता है, भोजन के कण उसमें जाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वायु के प्रवाह से फिर वो वापस बाहर फेंक देता है। इसीलिए हमें खाते समय नहीं बोलना चाहिए। तो समझ गए, निगल द्वार और कंठ द्वार ये 2 द्वार होते हैं, और इनको कौन नियंत्रित करता है, तो एपिग्लोटिस नियंत्रित करता है। कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन के कण कहाँ चल जाते हैं, निगल द्वार में चलते हैं। चलिए, तो ऐसे समझ गए। अब अगला भाग हम लोग बात करते हैं ग्रास नली की। ठीक है, ठीक है, अगला भाग हमारा क्या है, ग्रास नली। और ये जो आप ट्रैकिया देख रहे हैं ना, ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया जो है आपका, ये इसी को कहा जाता है एयर पाइप, है ना। जो आपका देख रहे थे ना कंठ द्वार, यहीं से शुरू होता है, एयर पाइप में चला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए ये आपका श्वास नली हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ग्रास नली के बारे में देखते हैं। तो ग्रास नली क्या होता है, तो मुख गुहा से जो आपका भोजन जो होता है, मुख गुहा से आगे कहाँ आया था, तो ये यहाँ से देखा था ना कि लार के साथ सन के कहाँ से आया था, तो ये कहाँ पहुंचेगा आप, तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, आपके ग्रास नली में पहुंचता है। देखिए लिखा है कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ठीक है, यानी अब इस नली में आ जाएगा। ठीक है, भोजन अब यहाँ आपका पहुंच गया। अब यहाँ से ये अंदर कैसे आता है, तो भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न या और शिथिलन, है ना। संकुचन यानी सिकुड़न कह सकते हैं, और शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें सिकुड़ना और फैलना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सिकुड़ रहा है, यहाँ फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। तो ये संकुचन और शिथिलन यानी सिकुड़ना और फैलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण भोजन के कण आगे गति कर पाते हैं। ठीक है, और इस जिसे क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन कहने का मतलब सिकुड़ना और फैलना होता है। और इसी प्रकार की गति से के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर, है ना, खिसकता जाता है। ठीक है, तो भोजन जो है धीरे धीरे, अगर आप भोजन करते हैं तो देखते हैं ना, वो धीरे धीरे भोजन आपके कहाँ तक पहुंचता है, तो अब अगले भाग अमाशय में पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ से ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, याद रखिएगा। ये जो ग्रास नली जो होता है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। बस ये एक नली है, पाइप है, जो क्या करता है, भोजन जो मुख गुहा से लार से सना हुआ है उसको निगल द्वार के द्वारा कहाँ पहुंचा देता है, अमाशय तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ग्रास नली का यही कार्य है कि भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का। जैसे देख रहे हैं, ये भोजन का कल है, ये देखिए यहाँ से आगे ये बढ़ रहा है, और ये कहाँ पहुंचेगा, इसमें, अमाशय में। तो चलिए अब हम लोग अमाशय की बात करते हैं। तो अमाशय की बात करें तो ये आपकी एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये रचना, ये अमाशय कहलाता है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। उदर गुहा की बाईं ओर, तो उदर गुहा होता क्या है, तो उदर गुहा की बात करें तो आपकी ये रीढ़ की हड्डी से लेकर जो ऊपर तक अंग जुड़े रहते हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी से पीछे तक, ये उदर गुहा कहलाता है। तो उदर गुहा आप अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी देख समझ रहे हैं ना, उसकी बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या होता है, तो अनुप्रस्थ भाग में फैला रहता है। अमाशय का अग्र भाग कार्डियक कहलाता है ना। आगे का भाग जो होता है यहाँ, ये कार्डियक कहलाता है, तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। ठीक है, पिछला भाग क्या होता है, पाइलोरिक भाग कहलाता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का भाग फुंडिक, है ना, फुंडिक भाग कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फुंडिक भाग कहलाता है। ठीक है,
तो अगर बात करें आहार नल का रचना समझ गए, तो ये बाएं तरफ होता है, किसके उदर गुहा के बाएं तरफ होता है, और इसमें आगे के भाग कार्डियक है ना, पीछे के भाग जो होता है पाइलोरिक कहलाता है, और फुंडिक कहलाता है इसके बीच का भाग। ठीक है, बीच का भाग क्या कहलाता है, फुंडिक कहलाता है। ठीक है, आहार नाल के अन्य भागों की तरह अवाशय की भीतरी दीवारों पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं का स्तर बना होता है। ठीक है, इसकी भीतरी दीवारों पर अंदर से स्तंभाकार एपिथेलियम की कोशिकाओं का स्तर बना होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धसे रहते हैं। क्या होते हैं, जगह जगह अंदर की ओर धसे रहते हैं। अब देखिए इस धसे हुए भाग में क्या होता है, तो इन धसे हुए भागों में कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि यानी जठर रस का निर्माण करती है। तो जठर रस क्या होता है, ठीक है, तो जठर रस हमें पाचन में मदद करता है। अब देखते हैं जठर रस कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें जठर ग्रंथियों की, तो हमारे में 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे जठर रस स्त्रावित होता है। ठीक है, और ये जठर ग्रंथि कौन कौन सी होती है इसके बारे में बात करें, तो पहला जठर ग्रंथि है जिसको क्या कहते हैं, श्लेष्मा कहते हैं, यानी म्यूकस कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, पहला जठर ग्रंथि क्या है, जिसमें श्लेष्मा यानी म्यूकस कोशिकाएं। दूसरा जठर ग्रंथि होता है भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं। ठीक है, भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं। तीसरा जो होता है मुख्य है ना, मुख्य या जैमोजिज कोशिकाएं। ठीक है, जैमोजिज कोशिकाएं। ठीक है, इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्त्राव का सम्मिलन जठर रस कहलाता है। मतलब इन तीनों से जो स्त्रावित होता है और उन सब का सम्मिलन जो होता है वह क्या कहलाता है, जठर रस कहलाता है। यानी कि ये तीनों ग्रंथियां मिलकर जठर ग्रंथि कहलाती है, और इनसे स्त्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो क्या है, जठर रस है। ठीक है, जठर ग्रंथि है क्या हुआ, ये तीनों मिलकर बनेगा, और इनसे स्त्रावित होने वाला जो क्या है, जठर रस कहलाता है। ठीक है, और ये जठर रस में क्या क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जठर रस में बात करें तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात आती है। जठर रस में HCl रहता है। दूसरा आपका म्यूकस होता है, और तीसरा बात करें तो होता है श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा, समझ गए ना, 3 चीज होता है। पहला होता है HCl, म्यूकस और श्लेष्मा, इसमें 3 चीज होता है। तथा निष्क्रिय पेप्सोनोजेन भी होता है ना। चौथे की बात है, म्यूकस या श्लेष्मा का एक ही मतलब हुआ, म्यूकस का ही या श्लेष्मा का ही एक ही बात हुआ। और तीसरा आपका हो जाएगा है ना, पहला होगा HCl, दूसरा म्यूकस या श्लेष्मा का ही, और तीसरा आपका जो होता है पेप्सोनोजेन है ना, पेप्सोनोजेन होता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इनका कार्य क्या होता है। यहां से आपको पता चल गया कि जठर रस जो होता है, जठर रस की बात करें तो जठर रस में कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है म्यूकस कहिए, या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, हम आपको ये थर्ड बोलते गलती से, श्लेष्मा। और तीसरे की बात करें तो तीसरा है आपका पेप्सोनोजेन। ठीक है, पेप्सोनोजेन। ये 3 प्रकार के जो ये तीनों मिलके क्या किसका निर्माण करते हैं, जो जठर रस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें HCl की, तो HCl जो होता है ये इसका स्राव जो होता है किसके अंदर होता है, तो आपका था ना अम्लजन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इनका स्राव किसमें होता है, तो अम्लजन कोशिकाओं में इसका स्राव होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये जो पेप्सोनोजेन है ना, पेप्सोनोजेन इसको क्या करते हैं, सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं। सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं किसको, पेप्सोनोजेन को। कौन, HCl। ठीक है, और ये क्या करता है, पेप्सोनोजेन भोजन के प्रोटीन के साथ कार्य करके क्या किसमें चेंज कर देता है, पेप्टोन में। ठीक है, ये किसको चेंज कर देता है, तो प्रोटीन पे कार्य करके किसे कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन में। ठीक है, और क्या करता है, तो HCl की बात करें तो ये जीवाणु का नाशक करने में भी कार्य करता है। कहने का मतलब जब आप भोजन करिएगा तो भोजन के साथ जो आपके पेट में जो जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे तो उनको भी कौन नष्ट कर देता है, HCl नष्ट कर देता है। तो यहाँ से समझ गए HCl का कार्य। अगला बात करते हैं म्यूकस की। अगला क्या किसका बात करते हैं, म्यूकस। ठीक है,
म्यूकस, म्यूकस कहिए या श्लेष्मा कहिए, एक ही बात है आपका। तो चलिए म्यूकस की बात करें तो ये म्यूकस किसके अंदर बनेगा, तो अभी आप देखे थे ना म्यूकस कोशिकाएं, ठीक है, तो ये म्यूकस कोशिकाओं में बनता है, ठीक है। म्यूकस किसमें बनता है, तो म्यूकस कोशिकाओं में बनता है, ठीक है। तो म्यूकस कोशिकाओं में बनता है, ठीक है। अभी आप देखे थे ना इसमें तीन इसमें देखे हुए थे अमाशय के अंदर देखे थे ना कि जठर रस जिसमें स्थापित होता है, यानी जठर ग्रंथि में स्थापित होता है, और तीन तरह की ग्रंथि देखे थे ना, अम्लजन कोशिकाएं था, दूसरा आपका क्या है म्यूकस कोशिकाओं में कौन बनता है, तो म्यूकस बनता है, म्यूकस का स्त्राव होता है। अब देखिए म्यूकस क्या करता है कि ये HCl आपके शरीर में बनता है और इसका पीएच मान लगभग 1 होता है, तो ये ज्यादा अम्लीय है ना, तो ये ज्यादा अम्लीय है, तो इससे ये सुरक्षित रखता है किसको, अमाशय की दीवारों को, कौन, म्यूकस, ठीक है, इसको सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो जब अत्यधिक अम्लीय हो जाते हैं अमाशय जो होता है आपका HCl की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है, एक से घट जाएगा पीएच मान, अगर पीएच मान एक से घट जाएगा यानी ज्यादा अम्लीय हो जाएंगी, तो इसमें जो म्यूकस जो है उसके स्त्राव को घटा देता है ना, HCl की मात्रा को कम करके नियंत्रित करने में कार्य करता है, ठीक है, समझ गया ना। तो म्यूकस का यही कार्य होता है। और जब आवश्यकता से अधिक अम्लीय हो जाएंगे तो म्यूकस का स्त्राव घट जाएगा, म्यूकस कम होने लगेगा, तो जब ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो म्यूकस की कमी, म्यूकस क्या हो जाएगा, कम स्त्रावित होगा आपके शरीर में, ठीक है। तो इसको नियंत्रित तो करेगा, लेकिन अधिक अम्लीय हो जाने के कारण, हमेशा अम्लीयता रहने के कारण, यानी पेट में गैस वगैरह होना है, उल्टी आप देखते हैं ना, ये सब HCl की मात्रा के कारण ही पेट में जलन वगैरह सब ये होता है। तो जब म्यूकस का कम स्त्राव होगा तो इस कारण में क्या होगा कि आंतरिक स्तर में कहीं कई गोलाकार, है ना, कई गोलाकार छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ धसे हुए घाव निकल जाते हैं, किसमें, अमाशय में, ठीक है। तो अमाशय में अंदर की ओर घाव निकल जाएंगे, क्यों, कब निकलेंगे, तो जब म्यूकस की मात्रा कम होने लगेगी, तो क्या होंगे कि अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये अंदर घाव निकलने लगता है, और इसी घाव को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, अल्सर के नाम से जानते हैं ना, अल्सर सुने हैं ना आप बीमारी, तो अल्सर इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर बात करें इसमें अमाशय के अंदर होने वाले अल्सर को कहा जाता है पेप्टिक पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये वैसे व्यक्ति को लंबे समय तक बिना खाए रहने से ऐसा होता है, कहने का मतलब लंबे समय तक भूखा रहने से ये पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। तो लंबे समय तक भूखा रहने से ये अल्सर होता है, ठीक है। अब देखिए कि हमें पता चल गया कि अमाशय में जो होता है प्रोटीन का क्या होता है, तो पाचन होता है, आपको पता चल गया ना, ऐसे अभी आपको बताया ना, प्रोटीन का पाचन होता है, और वो HCl के द्वारा, है ना, HCl के द्वारा होता है ना, किस में बदल देता है, HCl से आप देखे थे ना कि पेप्सोनोजन जो था, पेप्सोनोजन को ये क्या कर देता था, तो पेप्सिन में बदल देता था, और वो पेप्सिन क्या कर देता था कि प्रोटीन को किस में बदल रहा था, तो पेप्टोन में चेंज कर दे रहा था, देख रहे थे ना, उसमें पाचन होता था। तो उसी तरह अगर बात करें तो अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है, भोजन के वसा का भी पाचन होता है, ठीक है। तो भोजन के वसा का पाचन कैसे होता है, तो इसमें पाया जाता है कि एंजाइम जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेस, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेस कहते हैं, इसके द्वारा होता है। ये गैस्ट्रिक लाइपेस क्या करती है कि जो भोजन की वसा है उस वसा को क्या कर देता है कि कन्वर्ट कर देता है, किसमें, ग्लिसरॉल में, ठीक है, ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है, ग्लिसरॉल में इसको चेंज कर देता है, वसा को किसमें चेंज कर देता है, ग्लिसरॉल को। अब देखिए अमाशय में जब भोजन जो होता है ये गाढ़े लेई की तरह, है ना, इसमें क्या होता है, ये गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, ठीक है। अमाशय में क्या हो जाता है, भोजन गाढ़े लेई की तरह होता है, और इस लेई को किस नाम से जानते हैं, काइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अमाशय में जो भोजन ये क्रिया करके यानी पेप्टोन में प्रोटीन बदल जाएगा, और ये वसा जो होंगे ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, तो उसके बाद जो होता है वो गाढ़े लेई के रूप में होता है, जिसे हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। अब ये काइम जो होता है आपके अमाशय से होकर, है ना, पाइलोरिक छिद्र द्वारा, यहाँ पे एक छिद्र होता है अमाशय के अगले भाग में, एक छिद्र होता है जिसे पाइलोरिक छिद्र कहते हैं, और उस पाइलोरिक छिद्र के द्वारा क्या होता है, तो ये छोटी आंत में प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ से एक छिद्र होता है, पाइलोरिक छिद्र होता है, वहां से क्या पहुंचता है, तो छोटी आंत में, ये देख रहे हो ना छोटी आंत, तो यहाँ पहुंचता है, ये देख रहे हो ना।
तो देखिए छोटी आंत नाम से है लेकिन लंबाई इसकी बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में अब देखते हैं छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत जो होता है सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, यह बेलनाकार रचना होती है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि इसी भाग में क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर है ना, और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। आपको बता दूं लगभग ये बहुत बड़ा होता है ना, 6 मीटर है। ठीक है, अब लंबाई की सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। ये छोटी आंत की लंबाई होती है किसके, भोजन के प्रकार के ऊपर निर्भर। अगर शाकाहारी अगर कोई जंतु है तो उसमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होगी, जबकि जब कोई मांसाहारी जंतु होगा तो उसमें छोटी आंत की लंबाई कम होती है। ठीक है, क्योंकि मांसाहारी भोजन के जो पाचन होता है अत्यधिक सरल होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर बात करें जानवरों में, मांसाहारी जंतुओं में, तो उसमें जो होता है क्या होता है कि छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है। किसकी अपेक्षा, तो मनुष्य की अपेक्षा, है ना, क्योंकि मनुष्य जो होता है ना शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, लेकिन ये शाकाहारी भोजन भी तो ग्रहण करते हैं ना, इसलिए। लेकिन जो सिर्फ मांसाहारी जंतु होंगे उनमें क्या होगी, छोटी आंत की लंबाई कम होती है। ठीक है, अब अगर बात करें तो छोटी आंत 3 भागों में बटा रहता है। पहला भाग को कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी जहां से भोजन का ग्रहण होता है, यानी कि ये सी सेट में होता है। अगर देखेंगे इसको तो ये सी सेट में पाया जाता है यहाँ पे, यानी कि आपका जो अमाशय है, अमाशय से एक छिद्र रहता है ना, अमाशय से जो छिद्र होता है जिसको पाइलोरिक बोलते हैं ना, पाइलोरिक छिद्र, तो पाइलोरिक छिद्र से जब भोजन इसमें प्रवेश करता है उसी भाग को ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, ये पहला भाग है छोटी आंत का जिसे हम लोग ग्रहणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक छिद्र द्वारा आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बात करें तो दूसरा होता है आपका जेजुनम। जेजुनम, ठीक है, दूसरा भाग क्या होता है, जेजुनम। ये बीच का भाग होता है, मध्य का भाग होता है, और इस भाग में जो अगला भाग जो होता है, तीसरा जो भाग होता है जिसे हम लोग इलियम के नाम से जानते हैं। तीसरा भाग क्या होता है, इलियम, यानी पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ये 3 भागों में बटा रहता है आपका छोटी आंत। ठीक है, तो इलियम जो होता है इसमें इसी में अंतिम पाचन समाप्त होता है, इलियम में ही भोजन का पाचन समाप्त होता है। ठीक है, और पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत के इसी भाग में होता है। किसमें होता है, तो इलियम में होता है। भोजन का पाचन आपको यहाँ से पता चल गया कि छोटी आंत में ही होता है। तो इसमें पाचन करने के लिए क्या होता है, तो देखिए अगर भोजन के पाचन के लिए बात करें तो इसमें 3 अंग मदद करते हैं। पहला है आपका यकृत, देख रहे हैं ना, यानी जिसे आप लीवर के नाम से जानते हैं। ये अब लीवर के अंदर से स्रावित होता है पीत। ठीक है, पीत जो होता है एक क्षारीय तरल पदार्थ है ना, जो कड़वा होता है स्वाद में। ठीक है, पीत बनता है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा अंग है आपका अग्न्याशयी, यानी अग्न्याशय कह सकते हैं, अग्न्याशयी अंग या अग्न्याशय भी कह सकते हैं। ठीक है, अग्न्याशय, सॉरी यह होगा यहाँ। ठीक है, अग्न्याशय। ठीक है, अब देखिए इस अग्न्याशय से क्या स्रावित होता है, तो यहाँ स्रावित होता है अग्न्याशयी रस। ठीक है, अग्न्याशयी रस। ठीक है, तीसरा जो है जो आपके आंत से स्रावित होता है, आंत ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, आंत ग्रंथि से स्रावित होता है, वो क्या कहलाता है, आंत रस। आंत रस। ठीक है, ये तीनों चीजों का स्राव होता है। ठीक है, और यही भोजन के पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, भोजन के पाचन का मदद करते हैं, और उसका पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, यहाँ से ये आगे बढ़ के इसमें आते हैं और यहीं से इसका पाचन करते हैं। ठीक है, और इन तीनों की मदद से इस छोटी आंत में इसका पाचन होता है। किसका, तो भोजन का पाचन इसी यहीं पे होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, आगे इसके बारे में जानेंगे बाकी सब जो भाग बचे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।